मेरे साथियों नमस्कार। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो एक बार फिर से लेकर आ गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपकी कॉपी में ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कॉपी में कैसे लिखा जाएगा वो सारी चीज़ों को यहाँ पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, इंटरमीडिएट परीक्षा आपके लिए है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कॉपी है। कुल मिलाकर कॉपी में ध्यान दीजिएगा, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष प्रचित्रित है जिस वर्ष में वो परीक्षा दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको देख लेना है कुल मिलाकर अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे परीक्षा का दिन यहाँ पे आपको डाल देना है, परीक्षा कक्ष संख्या आपको डाल देनी है, निरीक्षक का पूरा हस्ताक्षर और नाम यहाँ पर आपको डाल देना है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। देखिए आपका मॉडल पेपर है, आपको जो प्रश्न यहाँ पर मैं आपको करवाऊंगा सेम टू सेम आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ प्रश्नों को मैं मॉडल पेपर के आधार पर, मतलब जो भी मॉडल पेपर प्रश्न आए ना सेम टू सेम वही मॉडल पेपर आपको यहाँ पर हम देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्र 2020 का पेपर है आपका, सेशन नंबर 329 XG बहुविकल्पी प्रश्न आपके लिए होगा। प्रश्नोत्तर नंबर 1 होगा। देखिए क्या किसी वस्तु की उपयोगिता क्या होती है। जो कोई वस्तु होती है तो उसकी उपयोगिता क्या होती है। वस्तु की उत्पादक क्षमता होती है या व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है। आपको ध्यान समझना होगा, प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता होती है क्या होती है, ये आपको बताना है। तो वस्तु की उत्पादकता क्षमता या वस्तु की उत्पादन क्षमता व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता होती है, या वस्तु का स्वाद, वस्तु की उपलब्धता, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला देख लेते हैं कि व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है। व्यक्ति की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता क्या होती है, किसी वस्तु की उपयोगिता होती है। तो आपको समझ में आया बात। चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है क्वेश्चन, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। किसी वस्तु की वह मात्रा, क्या, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता दी हुई कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे वस्तु की मांग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु की वह मात्रा जिसे उपभोक्ता जो है दी हुई कीमत, जो उसकी कीमत हुई ना, कीमत तथा आय पर क्रय करता है उसे क्या कहेंगे, वस्तु की मांग कहते हैं। तो ये आप लिख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। एक वक्र जिस पर सभी बिंदु, क्या, ध्यान दीजिएगा, कोई कोई वक्र है, हमारे पास कोई वक्र है, ठीक है ना, उस पर जिस पर सभी बिंदु जो है हमारे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, वह समान संतुष्टि प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। यानी कि अनधिमान वक्र, मांग वक्र, कीमत रेखा या उत्पादन रेखा। तो आंसर की बात करेंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र, यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा 4 नंबर बात करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा अनधिमान, यानी कि अनधिमान वक्र, अनधिमान वक्र आपका हो जाएगा, ठीक। उत्पादन फलन क्या है ये आपको बताना है। उत्पादन फलन क्या होता है, तो उत्पादन की प्रक्रिया, आगतों तथा निर्गत के बीच एक तकनीकी संबंध, या किसी फर्म का उत्पादन ढांचा या उत्पादन की योजना। तो अब मेरे प्यारे दोस्त इसका आंसर क्या हो जाएगा, आगतों, यानी जगह आगतों तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध। क्या हो जाएगा, आगतों तथा निर्गत के बीच जो तकनीकी संबंध है ये आपको यहाँ पर बताएगा, ठीक है ना। अगला, अल्पकाल में उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं। तो अल्पकाल में जो उत्पादन के कितने साधन स्थिर होते हैं ये आपको बताना है। कोई भी नहीं, सभी, कम से कम एक, या अनिश्चित। आंसर क्या हो जाएगा, कम से कम एक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 6 नंबर की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्या होगा क्वेश्चन कि विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। विश्वव्यापी मंदी जो थी ना किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी, तो 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1931 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। आंसर क्या हो जाएगा आपका 1929 ईस्वी में आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक से टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है। जो निम्नलिखित में से कोई टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु नहीं है, फ्रीज, तौलिया, या ध्यान दीजिएगा मेज, या भोजन। ध्यान दीजिएगा ये भोजन, क्या हो जाएगा आपका आंसर,
भोजन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बैंक की नीति कहलाती है, जो केंद्रीय बैंक की नीति है वह क्या कहलाती है? राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, विदेशी विनिमय नीति या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नीति? क्या हो जाएगा? मौद्रिक नीति आपका हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है ना। 9 नंबर की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए क्या है कि केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना, किसके? केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है, ये आपको बताना है। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। और आप मेरे प्यारे दोस्त, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पेपर 28 तारीख को है ना, तो 28 तारीख तक में मैं आपको बहुत सारे मॉडल पर यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है ना। तो केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना बाजार में मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित विनिमय दर क्या होती है, आपको बताना है। तिरती यानी तैरती विनिमय दर, यहाँ पे तिरती नहीं होगा, तैरती विनिमय दर, स्थिर विनिमय दर या प्रतिबंधित विनिमय दर, या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर हो जाए तिरती विनिमय दर। यहाँ पे तिरती विनिमय दर होगा। ठीक है ना, या तैरती आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त? यहाँ पर क्या होता है? किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य। क्या होता है? किसी देश की सीमा के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का कुल मूल्य आपका होता है। अगला क्वेश्चन, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आपको लिखना है। किसका? व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ आपको लिखना है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यवस्थित स्तर के आर्थिक मुद्दों अथवा समस्याओं का विवेचना करता है। ठीक, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग अथवा एक बाजार। ठीक है ना। उदाहरण तौर पर देखेंगे तो एक फर्म द्वारा उत्पादन की तकनीक के चयन की समस्या। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। 12 नंबर की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। कीमत रेखा किसे कहते हैं, आपको बताना है। कीमत रेखा किसे कहते हैं? तो कीमत रेखा या फर्म का मांग वक्र एक फर्म का क्या होता है? औसत संप्राप्ति वक्र होता है, क्योंकि औसत संप्राप्ति का अभिप्राय कीमत से है तथा मांग वक्र एक फर्म के उत्पादन की कीमत और मांगी गई मात्रा में संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? तो अर्थशास्त्र में जो बाजार शब्द का प्रयोग है किस अर्थ में किया जाता है? तो अर्थशास्त्र के अनुसार बाजार एक ऐसी संस्था है जो अपने आर्थिक क्रियाकलापों तथा अनुसरण करने वाली व्यक्तियों को निर्बाध अंतः क्रिया प्रदान करती है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। तो फर्म का लाभ कुल संप्राप्ति जो वह अर्जित करती है तथा कुल लागत जो वह उठाती है, दोनों के बीच का अंतर होता है। इसे पाई द्वारा दर्शाया जाता है। पाई बराबर क्या होता है? कुल संप्राप्ति माइनस कुल लागत आपका होता है। ठीक है ना, ये लिख लीजिए आपका। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय में अंतर क्या है? तो व्यक्तिगत आय और प्रयोज्य आय में अंतर क्या होता है? तो व्यक्तिगत और प्रयोज्य आय क्या होती है, आपको बताना है। तो व्यक्तिगत आय क्या होती है और प्रयोज्य आय क्या होती है? यह एक विस्तृत धारणा है तथा इसमें प्रत्यक्ष कर, प्रशासनिक दंड, जुर्माना तथा फीस शामिल होते हैं। यह एक संकुचित धारणा है तथा इसमें दोनों प्रत्यक्ष कर तथा फुटकर सरकारी प्राप्तियां शामिल नहीं होती हैं। अगला, इस समस्त आय को उपभोक्ता व्यय तथा बचत पर उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस समस्त आय को उपभोग, व्यय तथा बचतों में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना। अगला, इसमें प्रत्यक्ष कर, आय कर, संपत्ति कर आदि शामिल होते हैं। इसमें प्रत्यक्ष कर, आय कर और संपत्ति कर आदि शामिल नहीं होते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, क्या है? आयात व निर्यात क्या है, ये आपको बताना है। तो आयात क्या होता है? आयात का अर्थ किसी देश द्वारा विदेशों में विदेशों से वस्तुओं और सेवाओं के मांगने से है। उदाहरण के लिए, यदि भारत ईरान इराक से पेट्रोल मांगता है तब यह भारत के लिए भारत का आयात कहा जाता है। ठीक। निर्यात का मतलब क्या हुआ? निर्यात का अर्थ है किसी देश द्वारा वस्तुओं और सेवाओं को अन्य देशों में भेजने से। आपकी वस्तु कोई है, आप कहीं दूसरी जगह उसको भेज रहे हैं या बेच रहे हैं, तो वहाँ पर आपका क्या होता है? निर्यात होता है। ठीक है ना। तो यदि भारत से जूट का सामान अमेरिका या इंग्लैंड जाता है तब यह भारत के लिए निर्यात कहलाएगा। ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि व्यक्ति विदेशी विनिमय की मांग क्यों करते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वह विदेशी विनिमय की मांग क्या करते हैं, क्यों करते हैं। तो व्यक्ति विदेशी मुद्रा की मांग करते हैं क्योंकि वे अन्य देशों से वस्तुओं और सेवाएं खरीदना चाहते हैं, वे विदेशों की उपहार भेजना चाहते हैं और वे किसी देश की वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीदना चाहते हैं। विनिमय दर में वृद्धि करेगी, इससे आयातों की मांग क्या होगी, आयातों की मांग में कमी याद होती है और फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग में भी क्या होता है, विदेशी मांग में कमी हो जाएगी यदि आय बातें समान रहे। ठीक है ना। अगला देखेंगे सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है। तो सकल घरेलू उत्पाद जो होता है मेरे प्यारे मित्र ध्यान दीजिएगा, सकल घरेलू उत्पाद आमतौर पर घरेलू उपयोग के लिए बनाए जाने वाले उत्पादों को संदर्भित किया जाता है। इसमें खाद्य सामान्य उपयोग में सामग्री और घरेलू आवश्यकताओं के लिए बने उत्पाद शामिल हो सकते हैं। ठीक है ना। और पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के लिए डेल्टा आर बराबर और यहाँ पर क्या ए आर बराबर एम आर बराबर पी शर्त को समझाइए। तो ये आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, ये आपको देख लेना है। ठीक है ना। और इसको भी आप पूरा लिख लेंगे और जो प्रश्न मैं आपको कहूँ स्क्रीनशॉट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसको भी आप कर लीजिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो आपको इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखना होगा और समझना होगा। ठीक है ना। इसको भी आपको कर लेना है। ठीक। और अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है कि सामान्य वस्तुओं तथा निकृष्ट वस्तुओं के बीच का अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं, तो सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनमें आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। क्या सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच क्या धनात्मक संबंध पाया जाता है और अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है एवं इसके विपरीत भी। ठीक। निकृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें आय तथा मांगी गई मात्रा के बीच विपरीत या ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर मांगी गई मात्रा में कमी हो जाती है एवं इसके विपरीत भी। ठीक है ना। अगला क्या है कि आय प्रवाह धनात्मक होता है या आय प्रवाह ऋणात्मक होता है। सामान्य वस्तुएं आवश्यकता की वस्तुएं हो सकती हैं और नहीं भी। निकृष्ट वस्तुएं सदैव ही आवश्यकता की वस्तुएं होती हैं जैसे मोटा अनाज तथा मोटा कपड़ा। ठीक है ना। सामान्य वस्तुओं की स्थिति में वस्तु की अपनी कीमत तथा उसकी मांग गई मात्रा के बीच सदैव ही विपरीत संबंध होता है जिसे मांग का नियम कहा जाता है। निकृष्ट वस्तुओं की स्थिति में वस्तु की अपनी कीमत, जो वस्तु की अपनी कीमत होती है ना, इसकी मांगी गई मात्रा के बीच सदैव विपरीत संबंध हो सकता है और नहीं भी मांग का नियम केवल विफल हो सकता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 21 नंबर की बात करें। क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या है, क्या दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर होती है, कारण सहित आपको उत्तर देना है। तो नहीं, दीर्घकाल में किसी फर्म की कोई लागत स्थिर नहीं होती है। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी कारकों में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक फर्म निर्गत के विभिन्न स्तरों का उत्पादन करने के लिए दीर्घकाल में दोनों कारकों के साथ साथ परिवर्तन ला सकता है, अतः दीर्घकाल में कोई स्थिर कारक नहीं होता है। ठीक। अगला व्यवसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों में शामिल कौन है, जमा और उधार देना। व्यवसायिक बैंक लोगों को जमा प्राप्त करते हैं, उन्हें ऋण प्रदान करते हैं। ठीक। लेन देन की सुविधा, वे विभिन्न लेन देन सुविधाएं प्रदान करते हैं जैसे कि चेक खाता, बैंक गारंटी, लोन और दूसरी वित्तीय संस्थाएं। खुदरा और बाजार बैंकिंग मतलब व्यवसायिक बैंक द्वारा खुदरा और व्यापार ग्राहकों के लिए विभिन्न बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। ठीक। वित्तीय सलाह की बात करेंगे तो वे ग्राहकों को व्यवसायिकों को वित्तीय योजनाओं और निवेश के लिए सलाह प्रदान करते हैं। ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, क्या निवेश और वित्तीय उत्पाद, तो विभिन्न निवेश विकल्पों और वित्तीय उत्पादों के माध्यम से ग्राहकों को विकल्प प्रदान करना है। विदेशी मुद्रा रेखाएं की बात करेंगे, व्यवसायिक बैंक विदेशी मुद्रा सेवाएं प्रदान करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होते हैं। सांविधानिक सेवाएं, व्यवसायिक बैंक सांविधानिक सेवाएं जैसे लॉन्चिंग, मर्जर और अधिग्रहण का समर्थन करते हैं। ठीक है ना। अगला सीमांत बचत प्रवृत्ति का क्या अर्थ है, ये आपको बताना है। तो सीमांत बचत प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है,
आय में परिवर्तन के कारण बचत को परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति यानी एमपीएस कहते हैं। यह उस बढ़ी हुई आय का वह भाग या अनुपात है जो बढ़ी हुई आय से बचाई गई बचत में परिवर्तन डेल्टा एस को आय में परिवर्तन डेल्टा वाई के मांग करके एमपीएस की ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है ना, एमपीएस बराबर डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई आप ये लिख सकते हैं। ठीक, डेल्टा एस क्या है हमारा, बचत में परिवर्तन है, और डेल्टा वाई क्या है, आय में परिवर्तन है। इसको आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, अगला इसी में आपका क्या है, सीमांत उपयोग क्या है। उपभोग जो होता है हमारा प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति का योग 1 इकाई के बराबर होता है। इस प्रकार सीमांत उपभोग प्रवृत्ति प्लस सीमांत बचत प्रवृत्ति बराबर 1, तो एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डेल्टा सी अपान डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस अपान डेल्टा वाई बराबर डेल्टा वाई अपान वाई बराबर 1। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। घाटा बजट क्या होता है, तो जब सरकार राजस्व प्राप्ति से जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजटीय घाटा कहते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन उदाहरण आपको सहित अंतर आपको लिखना है। कुल उत्पादन क्या होता है अथवा कुल भौतिक क्या होता है, एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा को कुल उत्पादन कहते हैं। उत्पादन साधनों के संयोग का परिणाम है। इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिख सकते हैं, जैसे Q बराबर एफ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, एफ बराबर एक्स अनुपात x2 या टी पी बराबर सिग्मा यानी कि समेसन एम पी। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए औसत उत्पाद या तथा औसत भौतिक उत्पाद की बात करेंगे। कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधन की इकाइयों से भाग देने पर जो प्राप्त होता है उसे औसत उत्पाद कहते हैं। जैसे औसत उत्पाद A इंटू पी बराबर कुल उत्पाद टी पी अपान परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। सीमांत उत्पाद अथवा सीमांत भौतिक उत्पाद की बात करेंगे। प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत उत्पाद कहते हैं। उत्पादन मात्रा में 1 इकाई के बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में परिवर्तन होता है, वही सीमांत उत्पाद कहते हैं। ठीक है ना, सीमांत उत्पाद की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, कुल उत्पाद में परिवर्तन बटे परिवर्तनशील साधन की इकाइयों में परिवर्तन। ठीक, तो ये आपका लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है बेहद इंपॉर्टेंट ये भी है। राष्ट्रीय आय की गणना करने की किसी एक विधि की विवेचना कीजिए। आय विधि आपका हो जाएगा पहला कदम। ठीक, दूसरा कदम आपका ये हो जाएगा, लिख लीजिएगा अच्छी तरीके। तीसरा कदम प्रमुख सावधानियां भी आपको पूरा लिख लेनी है। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं और इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है ना, उदाहरण आपके लिए है। और अगला क्वेश्चन 27 नंबर, भुगतान संतुलन से आप क्या समझते हैं। ठीक, भुगतान संतुलन का चालू खाता, पूंजी खाता या क्या होता है, विस्तृत विवेचना आपको करना है। भुगतान संतुलन क्या होता है, तो एक देश में ध्यान दीजिएगा निवासियों का विश्व अन्य देशों में निवासियों के साथ साधारणतः एक वर्ष के दौरान जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवहार या लेन देन होते हैं उस प्रविष्टि जिस वितरण या खाते में करते हैं उसे भुगतान संतुलन वितरण कहते हैं। ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको भी आप पूरा कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और जो प्रश्न मैं दे रहा हूँ ना उसको लिख लीजिएगा, जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, अगला ये भी आपको पूरा कर लेना है। ठीक, ये करने के बाद इसको भी आपको पूरा कर लेना है स्क्रीनशॉट। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त, जय हिंद जय भारत।